नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है आपकी पसंदीदा डिबेट महाबहस का और आज महाबहस में बात होगी अखिलेश वर्सेस केशव। और इतना ही राजभर से लेकर ब्रजेश तक अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत की बयानबाजी तेज है। आज महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले पॉलिटिकल पंच आप देखिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन ये जोड़ी जो है वो फिट है, हिट है, इसलिए उनको परेशान करती है। लेकिन उनको यह ध्यान में रहना चाहिए 2027 तो छोड़ दीजिए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचना भी असंभव है। जो भी सार्वजनिक जगह है वो सब वर्गों के इस्तेमाल में आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर चाहे कोई देहात की जगह है, शहर की जगह है, सार्वजनिक जगह का मकसद होता है कि उस जगह का इस्तेमाल सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, वो सब लोगों के इस्तेमाल में आए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उस सार्वजनिक जगह को एक ही विशेष वर्ग के लोग या मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएमसी और समाजवादी में ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गुंडई चरम पे थी, बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं थी। वो विभूषण शरण सिंह पहले समाजवादी थे और भाजपा में जा करके दबंग हो गए। जो अपने को दबंग कहे, जो दस्त व सलाह लेके दाहिने बाएं चले, जो हेलीकॉप्टर तो उनका अपना निजी मामला है। देखिए, अकेले बेचारे के बोलहू न दे गया, क्या करें। तो ये काम तो हो, एक प्रेस वार्ता करना, एक ट्विटर पे लिखना, ट्वीट करना, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। अब सरकार नहीं आनी है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का कुशीनगर वाला वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि इसमें दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती है। अखिलेश के इस बार पलटवार पर अब पलटवार तो होना तय ही था, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश जी को मिर्ची लगी तो फिर मैं क्या करूं। ये जोड़ी फिट है, हिट है और 2027 में भी उनका सत्ता के इर्द गिर्द तक भी पहुंचना मुश्किल नजर आता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा, सुपर जोड़ी देखकर अखिलेश परेशान है, इसलिए इस तरह के फर्जी बयान दे रहे हैं। जनता सब जानती है। इतना ही नहीं, फिर क्या था, ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश के पीडीए पॉलिटिक्स पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, सच कड़वा होता है। आपकी सरकार में गरीब यादव गरीब ही थे और आज भी वही हाल नजर आता है। अब हक और सम्मान के साथ भागीदारी तय होगी। क्या अखिलेश का स्टूल तंज सच में उनकी परेशानी को बयां करता है? क्या यह 2027 के महासंग्राम की शुरुआत है या फिर सिर्फ जुबानी जंग होने वाली है? आज होगी महाबहस इसी मुद्दे के साथ। जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवाते हैं और उसके बाद फिर सवालों पर चलेंगे। आज शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ, स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत स्वागत आपका। सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता एसबीएसपी से और विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं महाबहस के आज के सवालों पर। और आज का पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या स्टूल का किस्सा व्यक्तिगत या फिर रणनीति का एक बड़ा हिस्सा? दूसरा बड़ा सवाल कि क्या केशव ब्रजेश की जोड़ी देखकर अखिलेश को मिर्ची लग गई है? और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या सच में अखिलेश परेशान हैं, इसलिए ऐसा बयान है? इसी के इर्द गिर्द आज पूरी चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक यादव जी आपके साथ करता हूं, क्योंकि आपके अध्यक्ष ने वो वीडियो शेयर किया। लखनऊ से ये पूरी सियासत देश भर में चल रही है, इस वीडियो को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हैं। लेकिन उसके बाद दो बयान बड़ी चर्चाओं में हैं, दोनों डिप्टी सीएम के हैं। एक कह रहे हैं कि जोड़ी हिट है और फिट है, और दूसरे कह रहे हैं कि अगर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अशोक भाई, देखिए, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो स्टूलों के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर दिया है। दो स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, लेकिन अगर तीसरा स्टूल जो पीला वाला स्टूल है, ये पियर का स्टूल को भी मिला दें, अगर तीन स्टूल को मिला दें तब भी कुर्सी नहीं बनेगी, बेंच जरूर बन सकता है। तो ये सब मिलके बेंच बना रहे हैं, कुर्सी के इर्द गिर्द इनकी हैसियत नहीं पहुंचने की। और जो व्यक्ति कुर्सी तो पर अभी भी उन्हीं के पास है अशोक भाई।
नहीं, ठीक है, नंबर जनता ने दिया है, जनता नंबर ले लेगी। जैसे लोकसभा चुनाव में नंबर लिया जनता ने, वैसे इसमें भी ले लेगी। 62 से 33 में पटका, उसी तरह से इसमें भी पटक देगी। जनता के हाथ में नंबर होता है। और जो व्यक्ति अपने खुद की विधानसभा सीट नहीं बचा पाया, वो व्यक्ति आज कृपा पात्र से मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना हुआ है, और वो हमारे राष्ट्रीय जी को आईना दिखा रहा है कि सत्ता में नहीं आएंगे, फलाने ढमकाने। अरे भैया, कुछ तो अपना देख लेते कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आप दलदल में खड़े हो और आप पिछड़ों की बात करते हो। पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी इस योगी सरकार के खिलाफ न तो एक शब्द ओम प्रकाश राजभर जी के मुंह से फूटता है, न तो केशव प्रसाद मौर्य जी के मुंह से फूटता है, न तो इनके जितने भी पीडीए के मंत्री किसी के मुंह से नहीं फूटता। और रहा जहां तक ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेटिव बने बैठे हैं ब्रजेश पाठक जी हमारे, उनको कम से कम जो बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया, उन्होंने कहा पाप लगेगा। किसी को पाप लगा? बताइए आप विकास जी, किसी को पाप लगा? वो बेचारे लतियाए गए, पीटे गए, चुटिया पकड़ के शंकराचार्य जी को बेइज्जत किया गया। ये जवाब शरद त्रिवेदी जी देंगे। शरद जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं 2 स्टूलों से कुर्सी नहीं बनती है, हालांकि ये भी उनको मानना पड़ेगा कि कुर्सी आप ही के पास है। शरद जी, उसका एक शेर है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। इनकी पार्टी का तो खुद का पता नहीं है। 2012 से उत्तर प्रदेश से पार्टी साफ है। 12 में इनके अब्बा हुजूर ने इनको गद्दी में बैठाया था, उसके बाद ये चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीते। ये 12 में, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 14 में हारे, ये सारे चुनाव हारे। पिछली बार खाली काट की हांडी इसलिए चढ़ी थी क्योंकि एक इन्होंने फॉल्स नैरेटिव स्टार्ट किया था कि संविधान की हत्या हो जाएगी और जो आरक्षण बदल देंगे, तो वो काट की हांडी चढ़ चुकी है। और जो ये बता रहे हैं कि साहब चुनाव हारने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, तो इनके जो मित्र हैं युवा नेता, उनके नाना हुजूर जो है या दादा हुजूर जो भी है, चाचा जी, वो उनकी तो खुद की पार्टी ने उनको वोट नहीं दिया था। एक वोट उनकी पार्टी ने उनको नहीं दिया था, लेकिन वो फिर भी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो यहाँ तो हम यहाँ तो कम से कम वो युद्ध तो लड़े, वो तो लड़े ही नहीं। उनको कोई वो एक भी वोट नहीं मिला, प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो गए। इनको अपने बारे में सोचना चाहिए। ये चाचा भतीजा बुआ बबुआ लड़के पसंद है, पीडीए, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि 100 सीटें लाओ तो हम मंत्री बना देंगे। अरे आप अपनी तो हालत देखिए कि जो इनके 2 गढ़ माने जाते हैं, आजमगढ़ और रामपुर, वहां भी जो इनका सेकुलर फ्रंट धराशाही हो गया। और जो अभी गए थे वहां पे वकालत करने ममता दीदी की, उनकी खुद की नैया डूबने जा रही है। परसों तक आप देख लीजिए उनका क्या हश्र होने जा रहा है। जनता जाग गई है, जनता जागरूक है। ये जनता को मूर्ख समझना बंद कर दें। जब जब जिसने जनता को मूर्ख समझा है, उसने उनको उनके घाट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, आपकी ओपनिंग कमेंट्स में लेना चाहूंगा। एक तरफ कुर्सी वाली सियासत है, दूसरी तरफ मिर्ची वाली सियासत है। आपकी पार्टी कहां खड़ी है, उस स्टैंड पे मैं सवाल लूं, उससे बेहतर इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। आप कैसे देख रही हैं इस पूरी सियासत को, सोशल मीडिया वाली सियासत को? देखिए, सियासत की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं राजभर जी के शब्दों की बात करूंगी, जो राजनीतिक रूप से बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं। ना उन्हें तमीज है कि किस तरीके से बोलना चाहिए, ना उन्हें कोई सोचता रह गई राजनीति में रहने की और किस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने की। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का, मतलब इतने असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, महिलाओं को जो है भागीदारी होनी चाहिए। अरे भाई, सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि महिलाएं हैं कहाँ? कुछ दिन बाद विकास जी आपकी जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि आपस में ये लोग एंकर बन जाएंगे और आपस में ही जो है ये नेता बन जाएंगे। तो वास्तविकता ये ना, इन्हें अब आपकी जरूरत रहेगी ना जनता की जरूरत रहेगी। वोट चोरी के माध्यम से ये सरकार बनाते हैं। अब ये बिना कुर्सी वाले, बिना जीते हुए जो लोग हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए। मेरी जॉब की चिंता मत करिए, हमारी जॉब तो एआई नहीं खा पाई, तो ये क्या खा पाएंगे? सवाल मेरा आपसे ये है, आपने महिलाओं का कहा भी, इस समय लखनऊ की सड़कों पर बहुत सारी महिलाएं उतरी हुई हैं। वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने महिलाओं का साथ नहीं दिया। हालात ये है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए। प्रियंका जी, विकास जी, आपको पता है कि 2022 के चुनाव में कितने % टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और कितने % टिकट दिया था महिलाओं को? कांग्रेस पार्टी ने 40%। और भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी इन्होंने 40% तो क्या 30% तो क्या, इन्होंने 20% भी नहीं दिया। ये हकीकत है। ये वो चेहरा है जो खाने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ और। वास्तविकता ये है, ये पार्टी ना महंगाई पे बात करना चाहती है, ना बेरोजगारी पे बात करना चाहती। अखिलेश जी की वीडियो पे तो आप कुछ कह दीजिए, उन्होंने जो पोस्ट किया है दोनों डिप्टी सीएम को लेकर। दोनों डिप्टी सीएम देख लीजिए, वो सकरी तंग गलियों से जिस तरह से टहल रहे थे, उसमें से एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके लिए जो रीलें बनाई जाती हैं वो तो वास्तविक है। आप देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है। वो कह रहा है कि अस्पताल जो केजीएम जैसे बड़े अस्पताल है, वहां लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहा।
तो ये जनता के अंदर असंतोष है। दूसरे वाले तो अपनी सीट नहीं जीत पाए, तो ये आपस में अपना दुख बांट रहे हैं, इनको बांटने दीजिए। और जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी बाप है। की बातों को जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके 88% हिसाब से तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ ही लड़ रही है, क्योंकि अखिलेश जी पर आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं। यूपी में साथ ही आ रहे हैं क्या मैम? नहीं भाई, 24 के चुनाव में हम साथ थे, हमने तो कमाल ही करा। नहीं, अभी लास्ट मंथ आप बंगाल में नहीं थे ना, इसलिए मैंने पूछा कि ना अखिलेश जी वहां गए, ना इस तरह से आपके खुद नेता कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पोलराइजर जो पूरा तुष्टीकरण है वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किया। ठीक है, लेकिन मैं आपके पास आऊं सुनील जी, आपके पहली टिप्पणी इस पूरी सियासत पर। आज तो आपके जो नेता हैं उन्होंने भी बड़ा निशाना साधा, प्रियंका जी जिसका जिक्र कर रही हैं। सुनील भाई, आपकी टिप्पणी। देखिए विकास जी, माननीय अखिलेश यादव जी को कुर्सी सीधे मिली थी और उनको स्टूल की कीमत नहीं पता होगी, क्योंकि आज एनडीए की सरकार में जो भी नेता हैं वो जमीन से उठकर आए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की तरह नहीं कि पिताजी की विरासत को सीधे माननीय अखिलेश जी को देकर और कुर्सी पर बिठाने का काम किया गया। तो आज वो कुर्सी और स्टूल की कीमत को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, वो स्टूल की कीमत को नहीं जान सकते। आज ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित जो भी है एनडीए की सरकार में सद्भाव बना के चल रहा है। आज पीडीए की जो बात करते हैं तो पीडीए के नेता कहां इनके पास है? आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आज देखिए किस वर्ग से आते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस वर्ग से आते हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी किस वर्ग से आती है, माननीय संजय निषाद जी किस वर्ग से आते हैं, पीडीए से आते हैं। और ये पीडीए की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और पीडीए की सरकार जो बता रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो खोखला पीडीए है। असली पीडीए तो एनडीए में है। और रही बात स्टूल और कुर्सी से, ये घबराए हुए हैं क्योंकि इनको अब कुर्सी नसीब होने वाली नहीं। यही स्टूल जो कि स्टूल की बात कर रहे हैं, ये 2 स्टूल बनकर, अरे ये 2 स्टूल नहीं, ये सारे स्टूल बनकर ही सरकार को तो एनडीए के बनाए। और रही बात अखिलेश यादव जी, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी ट्विटर पे ही दिखाई देने पड़ते, जैसा कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। 2027 में एनडीए की सरकार कैसे बने उस पर काम कर रहे हैं, और आप स्टूल और कुर्सी में ठीक है सुनील भाई, अब रुकना होगा। लेकिन आपने पीडीए वाला जो जिक्र किया, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। और विजय उपाध्याय जी, आपसे सवाल कि एक तरफ जो जिक्र चाहे कुर्सी का हो, चाहे वीडियो का हो, या उस तरफ से वो मिर्ची लगी वाला जिक्र हो, लेकिन असली लड़ाई, असली मैसेजिंग तो पीडीए का ही है। एक तरफ से अखिलेश यादव निशाना साधते हैं, तो दूसरी तरफ से इधर से जवाब सिर्फ केशव जी ही देते हैं। तो क्या ये वाकई आप मानते हैं पीडीए को लेकर एक मैसेजिंग देने की कोशिश है कि कौन बड़ा पीडीए का हितैषी है? कैसे देख रहे हैं विजय जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 54% पिछड़े हैं, जिसमें मुस्लिम पिछड़ा भी शामिल है, और 22% करीब दलित हैं। तो जाहिर है कि सबसे बड़ा चंक जो है पिछड़ा और दलित ही है, और इन्हीं के बलबूते आती है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, ये बात बीजेपी भी जानती है। और 2014 के बाद से जो गैर यादव पिछड़ा है, मोस्टली वो बीजेपी के साथ रहा। 2024 में थोड़ा व्यतिक्रम हुआ, सपा के साथ भी गया, कांग्रेस के साथ भी गया अलायंस के कारण। और दलित समुदाय का भी वोट जो बीजेपी को काफी ज्यादा मिलता था, बाकी बीएसपी को मिलता था, लेकिन 2024 में थोड़ा चेंज हुआ, वो सपा के साथ गया, और उसका नतीजा हुआ कि सपा को काफी अच्छी सीटें मिली। उसके और भी कई कारण हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक अटैक है अखिलेश यादव का। ये लगातार होता है। देखिए, एक बार किसी कार्यक्रम में स्टूल पे बैठ गए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, और उसके बाद से स्टूल को एक सिंबल बना दिया अखिलेश यादव ने। वो रणनीतिक तौर पर थोड़ा वैचारिक मनोवैज्ञानिक अटैक करते हैं, ताकि पिछड़ों को ऐसा जताया जाए कि भाई देखिए, ये जो सरकार है इसमें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता पार्टी के हैं वो उनको स्टूल पे बैठाया जाता है। ये नैरेटिव वहीं से क्रिएट हो गया। और इस बार जब ब्रजेश भी साथ थे, तो जाहिर है कि एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों में काफी जम के उछला था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्राह्मणों की कोई वजूद नहीं है, ये खाली वोट देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इनकी कोई चीज नहीं, 12% इनकी आबादी है, इनका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक सिंबॉलिक अटैक अखिलेश यादव जी ने किया, बिल्कुल सटीक अटैक किया उन्होंने, बहुत सोच समझ के, और बड़ा पैना अटैक है। और इसका जवाब बीजेपी ठीक से दे नहीं पाई है अभी तक। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने और ब्रजेश पाठक ने उसका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जिस सिंबल पर उन्होंने अटैक किया था उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बीजेपी की तरफ से अटैक हुआ। कह सकती थी कि भाई 6 स्टूल जोड़ने के बाद तो तखत हो जाता है, और तखत तो कुर्सी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी ने ये बात नहीं कही। बीजेपी की तरफ से सिर्फ सपा के ऊपर अटैक किए गए, बहुत ही मैं कहूंगा कि उतने पैनापन, उतना धारदार और उतना सिंबॉलिक नहीं था। तो ये एक रोचक लड़ाई है। हमें अगले जब तक चुनाव नहीं हो जाते उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस तरह के सल की लड़ाई, इस तरह की मनोविज्ञान जो है,
इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें सोशल ठीक मीडिया की है। बहुत मैं शरद जी से पूछ लेता हूं। शरद जी, क्या हम तैयार हो जाएं, क्योंकि पिछले लोकसभा में देखें, उसके बाद कई ऐसे मामले रहे हैं जब अखिलेश जी और केशव जी आमने सामने रहे। कुंभ को हम देख लें, तो क्या ये फिक्स हो गया कि केशव जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई पीडीए की पूरी जिम्मेदारी है, जब भी अखिलेश जी पीडीए वाली बात कहें सबसे पहले आपको उतर जाना है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई पीडीए नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। ये भारत की जनता की पार्टी है, हमारे सब हैं। हमारे यहाँ ना कोई धर्म की राजनीति करता, ना कोई जाति की राजनीति करता है। सारे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। इनके यहाँ अगर ये कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि साहब ये पीडीए के हितैषी हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं, तो इसका सबूत दे दें। 34 साल हो गए पार्टी को बने। पार्टी का अध्यक्ष राज परिवार के व्यक्ति के अलावा किस पिछड़े को दिया? अगर मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, एक परिवार ही पिछड़ा है, उसमें 35 लोग हैं, वो सारे के सारे पिछड़े हैं। बहू भी नेता है, भाई भी नेता है, चाचा भी नेता है, बबुआ भी नेता है, बुआ भी जितने पूरे चाचा भतीजा मौसी मौसा सबके सब नेता हैं। दूसरा, इनके यहाँ सर्वोच्च पद जो जब ये सत्ता में रहे तो इनके पास 4 बार इनको मौका मिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का पद। तो ये कर देते कि साहब हम ठीक है, हमें पीडीए पसंद है, तो हम राज परिवार के अलावा, मैं तो यादवों की बात कर रहा हूं, किस यादव का इन्होंने भला किया है? कितने यादवों को इनके समय में उद्योगपति बने हैं? कितने यादवों को? अशोक भाई, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ राज परिवार के 35 जो हैं उनको मिल रहा है, ना किसी यादव को मिला, ना किसी मुसलमान को मिला। ये कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का शरद जी ने कहा मुसलमान कि हमारी पार्टी में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, लेकिन ये बात कम से कम मोदी जी को बता दिए होते। अभी रिसेंट जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मोदी जी चीख चीख के बोल रहे थे कि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। मोदी जी बोले थे भाई, अब शरद जी उनको बता देते, उनके कान में बोल देते धीरे से। अच्छा छोड़िए दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सब चाचा भतीजा नेता है। भाई कोई नेता बताइए प्रोफेसर साहब को छोड़कर के जो मनोनीत हुआ है। हमारे सारे नेता जो भी हमारे सांसद हैं, जो नेताजी के परिवार से, सारे लोगों ने जनता के बीच जाकर के जनता द्वारा मोहर ठप्पा लगवा के आए हैं लोकसभा में। भाई अब जनता को आप गाली देना दीजिए, आपकी मर्जी। दूसरी बात, अभी हमारे अध्यक्ष तो आप ही चुनते हैं ना पार्टी का, आपकी पार्टी के जो लोग हैं वही चुनते हैं। अध्यक्ष भी हमारे जो जितने डेलीगेट्स हैं वही चुनते हैं, जो हमारे पार्टी के संविधान। जरा नाम तो गिनवाइए अशोक भाई, वो कह रहे हैं पिछड़ा कौन से आपने अध्यक्ष बनाए, जरा 2-4 नाम गिनवा दीजिए आज शरद जी को। नहीं, अभी पाल साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो अगर उनको पिछड़ा समाज नहीं मानते तो भाई इनकी मर्जी। और अभी आरवंशी जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी है पिछड़े समाज से, मौर्य जी हैं पिछड़े समाज से। भाई देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कभी कभी कुछ बातें बड़ा सही बोल देते हैं। उन्होंने जब हमारे साथ थे, वो एक बात उन्होंने बोला था, पिछड़े और दलित वर्ग के जितने भी नेता भाजपा में हैं सब लीडर नहीं, क्या है, लोडर हैं। तो अब ये लोग लीडर हैं कि लोडर हैं, ये डिसाइड तो इन लोगों को करना पड़ेगा भाई कि भाजपा में क्या है, इनकी हैसियत क्या है, लीडर की हैसियत है कि लोडर की हैसियत है। ये बात तो मुझसे झगड़ा नहीं करिएगा, ये बात ओम प्रकाश राजभर जी बोल चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं उसमें से बरी हूं। और इसके अलावा देखिए, जो आप तमाम इसके अलावा जो बातें कहे थे आप महिलाओं को लेकर के, महिला सम्मान, न जाने क्या क्या बातें आप कर रहे हो। आप ये बताइए कि 56 मंत्री है ना विकास जी योगी सरकार में, और महिला मंत्री कितने हैं, 5। एक कैबिनेट मंत्री, 4 डेकोरेटिव मिनिस्टर। डेकोरेटिव मिनिस्टर मतलब खाली कुर्सी सजाने के लिए। एक कैबिनेट मंत्री है खाली बेबी रानी मौर्य। आप 56 में 5 कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ लगभग। 10% आप मंत्री बनाए हो, और ढोल पीट रहे हो 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, मसाल जुलूस निकालो भैया। तो पहले तो आप अपने मंत्रालय, अपने कैबिनेट में 33% दे देते योगी बाबा, उसके बाद मसाल जुलूस लेके निकालते। महिलाओं का शारीरिक और मानसिक हरासमेंट भाजपा करवा रही है। अभी अनुपमा जायसवाल जो पूर्व मंत्री, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। अब अगर मोटे तौर पर देखें तो 2 दिन का वक्त शेष है, कल का ही बीच में है, परसों तो बंगाल का चुनाव का परिणाम आ ही जाना है, उसके बाद पूरी सियासत उत्तर प्रदेश की है। लेकिन अभी यहां से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी में कहां खड़ी है? एक तरफ हम देख रहे हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, बेंच हो, कोई भी सियासत हो, अखिलेश यादव चर्चाओं में है, लगातार इधर जाना, पीड़ित परिवारों के यहां जाना। बीजेपी तो चुनावी मूड में है ही। कांग्रेस कहां खड़ी है 27 के चुनाव के लिहाज से? कांग्रेस खड़ी है उन 69,000 बच्चों के साथ जिनके साथ ये 69,000 भर्ती में अन्याय हो गया है। कांग्रेस खड़ी है उन बच्चियों के साथ जो प्रतापगढ़ हो, चाहे हाथरस हो, चाहे जो है उन्नाव हो, चाहे जिस तरीके से आप गाजीपुर देख लीजिए, तो ये सारे जो, चाहे हरदोई देख लीजिए, कांग्रेस खड़ी उन बच्चियों के साथ जिनको पीडीए समाज से आती है पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। न्याय इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि
भाई सरकार को बिल्कुल भी इस तरीके के न्याय में कोई उम्मीद नहीं रखी कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, और वो भी अगर पिछड़े समाज से बेटियां आ रही हैं तो उनको तो बिल्कुल भी न्याय नहीं मिलना चाहिए। ये इस सरकार का एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने का एजेंडा है। सवाल ये उठता है कि आज अगर बेटियों को जब स्कूल बंद करते हैं तो आप किसके साथ न्याय करते हैं? उन बच्चियों के साथ अन्याय करते हैं जो बच्ची यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़कर कुछ बनती हैं। पर वो स्कूल बंद करके आप शराब की दुकानें खुलाते हैं, और उस शराब की दुकानों से उसके बाद उसको पीने के बाद किस तरीके के सड़कों पर दुराचार होता है, किस तरीके से अपराध की संख्या बढ़ती है, इन सारी सवालों के विरोध में हम आज खड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी जन जन तक जा रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। लेकिन जिनका आप जिक्र कर रही हैं प्रियंका जी, इन मुद्दों के साथ महिलाएं आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रही हैं? सवाल ये है, जब आप इतने सारे उनके मुद्दे उठा रही हैं तो ये फिर परिणामों में नजर क्यों नहीं आ रहा है? कनेक्ट नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में आधे पे क्यों आ जाती? और कनेक्ट नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर करने की क्या जरूरत आन पड़ती? अगर कनेक्ट नहीं हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की यूज करने की जरूरत क्या आन पड़ती? कनेक्ट नहीं हो रही है तो आज मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्यों महिला आरक्षण जिसको वो खुद नहीं दे पा रही है, खुद नहीं लागू कर पा रही है अपने किसी भी स्टेट में, किसी भी तरीके से, उस पर आज बैठ के मसाल जला रही है? तो ये तो बेवकूफी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो यही दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक तरीके से। विजय जी, मेरा सवाल यही आपसे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? देखिए प्रियंका जी तो प्रवक्ता है, वो अपनी बात रखेंगी, लेकिन एक मोटा मोटी अभी से हम देखें 6, 7, 8 महीने का वक्त रह गया है। अखिलेश यादव को देख लें, सपा को देख लें, बसपा को देख लें, कांग्रेस पार्टी की स्थिति विजय जी आपको कहां नजर आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2022 में 2.3% वोट पाई थी। 403 सीटों में से 398 पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया, 17 सीटों पे चुनाव लड़े, 17 में इनको 6 सीटें मिल गई और इनका वोट परसेंटेज बढ़ के 10% के आसपास हो गया था। तो कांग्रेस ने गेन किया है समाजवादी पार्टी के साथ, और अखिलेश ने लगातार इस बात को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने, कि हम कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लिए तो समाजवादी पार्टी संघर्ष कर ही रही। कांग्रेस अपने लिए क्या कर रही है वो कांग्रेस की अपनी रणनीति है, लेकिन कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो बेहतर रिजल्ट के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, उसके भरोसे है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी जिस ढर्रे पे चल रही है वहां पे ये सहयोगी की ही भूमिका में है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो। और 27 साथ में ही लड़ने का अनाउंसमेंट पहले ही अखिलेश कर चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, यही मैंने इसलिए विजय जी से सवाल किया क्योंकि ये मैं आंकड़े बताता तो फिर आप मुझ पे आ जाती। 2.3% वोट शेयर लास्ट के इलेक्शंस में रहा है, या पिछले 4 चुनाव जो अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के क्या परिणाम रहे वो आपने देखा है। अब इस लिहाज से उत्तर प्रदेश, जो कि केंद्र की राजनीति के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट से, ऐसे में आपकी पार्टी की तैयारी और अभी जो सियासत चल रही है उसमें आप कहां खड़े? इसलिए मैंने 10 सेकंड और आपको दे रहा हूं। मैं विकास जी, 2024 के चुनाव में अगर बैसाखी पर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में नहीं आती। आप सीधी बात समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है मैम? अरे लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो हम तो डबल पे आ गए पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही हम 400 लाएंगे तो वो आधे पे आ गई। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये मनगढ़ंत पुलाव बनाना बंद करे कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस को अगर ढूंढती, कांग्रेस को अगर भूल जाती तो ये एक जो भाषण होता है मोदी जी का उसमें 50 से 60 बार सिर्फ कांग्रेस को बोलने। ठीक है शरद जी, समय की मेरे पास कमी, आखिरी आपका टिप्पणी इस पूरे विषय पर। एक चीज मैं और कहना चाह रही थी विकास जी बोलिए जल्दी से। छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ठगने का काम किया है, चाहे वो दिल्ली की महिलाओं से जो 2500 का वादा किया हो, चाहे बिहार में वो 10,000 का वादा हो, सब जगह इन्होंने ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज सिलेंडर ढूंढ रही हैं। आश्चर्य ये है कि उसके बाद भी महिलाओं ने उसी पार्टी को इन 4 स्टेट्स में चुना है। शरद जी बोलिए जल्दी से। जो पार्टी अपने विधायकों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, अपने विधायकों को हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे रहे, 6 महीने से बेचारे बिना तनख्वाह के बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि आप गैस का सिलेंडर बांट रहे। अरे आप अपने राज्य में 3 जुमा राज्य आपके यहाँ रह गए, उन तीनों राज्यों में सब कुछ फ्री बंटवाइए। आप बिजली फ्री करिए, पानी फ्री करिए, गैस फ्री करिए, राशन तो नहीं फ्री है, आप बांटिए ना। पेट्रोल बिल्कुल फ्री कर दीजिए, एकदम अर्थव्यवस्था चमक जाएगी। अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे। ठीक है सुनील भाई आ रहा हूँ।
जी बोलिए, 10 सेकंड आपकी आखिरी। पीडीए और आपका गठबंधन कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में इस समय जो नजर आ रहा है? सीटों की अभी अब तो बात शुरू हो गई है। सुनील भाई जल्दी से। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सीटों का कोई सवाल नहीं, जितनी सीट मिलेंगी हम लोगों को उतने सीटों पर लड़ने का काम किया जाएगा। मगर अभी हमारी बहन कह रही थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद कर दी गई, शराब की दुकानें। अरे देश में आपकी 70 साल सरकार रही, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र में सरकार बनाने का काम किया, वहां पर शराब बंद करा दिया होता तो आज आपको ये बोलना नहीं पड़ता। आज पूरी तरीके से महिलाएं जो आप देखिए ना पूरे देश और प्रदेश में किस तरीके से आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी, तो ये नहीं आप परेशान मत होइए, शराब बंद होगी। और जिस तरीके से आप लोग जो जिस तरीके की जो मांग उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि जाति का जनगणना नहीं, ठीक है अशोक भाई आखिरी 10 सेकंड, तो वो भी ये सरकार कराने का काम कर रही है। देखिए ऐसा है विकास जी, कम से कम सुभाषपा को ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्रीपर प्लांट हम लोग पढ़े थे बॉटनी में, क्रीपर प्लांट्स होते हैं उनका वजूद तभी होता है जब वो किसी मजबूत तना से अटैच होते हैं। इसी तरह से सुभाषपा का वजूद है अपने बदौलत एक जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता पाते और इसी विधानसभा में बातें बोलेंगे। अशोक भाई बताइए जरा, कांग्रेस और आप इस बार साथ ही लड़ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में? नहीं साथ में लड़े, लेकिन इनकी हैसियत मैंने बता दिया क्रीपर प्लांट। ठीक है, बहुत जल्दी से विजय जी 20 सेकंड मेरे पास बच रहे हैं इस पूरे विषय पर। और अब जो सोशल मीडिया वाली पूरी एक नई सियासत शुरू हो गई है, बहुत करीब नजदीक इलेक्शन है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मीडिया पे एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में छिड़ी हुई है। और आप देखिए भाषा भी राजनीतिक लोग सोशल मीडिया से ही उठा ले रहे हैं। वहां पे जिस तरह की टिप्पणियां चलती हैं उन्हीं टिप्पणियों को लोग अपने बयानों में शामिल कर ले रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश हमलावर हैं भाजपा पे, खासतौर पे ब्राह्मण और इसी को जो उन्होंने टारगेट किया डिप्टी सीएम को, अच्छा वो आ कहां से रहे थे? वो भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली से निकल के आ रहे थे। तो अखिलेश जी का जो अटैक था उस पर जिस तरह से मेरा मानना है कि काउंटर अटैक होना चाहिए था, उसमें पिछड़ गई। और अगर बीजेपी काउंटर अटैक, बिल्कुल इसीलिए विजय जी मैंने जो पहला ही सवाल किया था वो पीडीए वाला किया था। आज समय की अपनी सीमाएं। शरद जी, अशोक जी, प्रियंका जी, सुनील जी, विजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। परसों सुबह का सूरज बंगाल के नतीजे लाएगा, लेकिन उससे ज्यादा धार जो है अब हुगली नदी के बाद गंगा किनारे पहुंच गई है, यानी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। और कहते हैं कि सियासत में बीच का मसला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। और वही पीडीए की काट निकालने के लिए अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बीजेपी से कमान मिली है केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन सोशल मीडिया वाली लड़ाई कितनी उत्तर प्रदेश में नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल जो छोड़ जाते हैं समय के गर्त में। महावैस में फिलहाल इतना ही।